सिर्फ 3 घंटे बचे थे बारात आने में। और पूरे आंगन में एक भी चूल्हा नहीं जल रहा था। 500 मेहमानों की बारात रास्ते में थी। और इस घर की इज्जत एक बहू के हाथ में आने वाली थी, क्योंकि आज या तो भट्टी जलती या इस खानदान की पगड़ी हमेशा के लिए झुक जाती। शादी का घर था, लेकिन उस दिन उस हवेली में खुशियों से ज्यादा डर का साया फैला हुआ था, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ किसी बड़े उत्सव जैसा लग रहा था। रंग बिरंगी झालरों से सजा विशाल आंगन, दरवाजे पर लटकती गेंदे की मोटी मालाएं, हर दीवार पर चमकती रोशनी की लड़ियां और अंदर बाहर दौड़ते रिश्तेदार। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो अगर बाहर आ जाता तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। आंगन के बीचों बीच बड़े बड़े पीतल के भागोने करीने से रखे हुए थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं चढ़ा था। लोहे की भारी कढ़ाइयां ठंडी पड़ी थीं, चूल्हे ऐसे खामोश थे जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों, और आटे की बोरियां, सब्जियों की टोकनियां और मसालों के डिब्बे सब वहीं पड़े थे, जैसे किसी अधूरी तैयारी की गवाही दे रहे हों। दूर कहीं से आती ढोल की आवाज हर गुजरते पल के साथ और साफ सुनाई देने लगी थी, और उस आवाज का हर एक ठेका इस घर के लोगों के दिलों की धड़कन तेज करता जा रहा था, क्योंकि सबको पता था कि ये सिर्फ ढोल की आवाज नहीं है, ये उस बारात की आहट है जो किसी भी पल इस दरवाजे तक पहुंच सकती है। उसी समय आंगन के बीच खड़े वीरेंद्र ठाकुर, जिनकी आवाज से कभी पूरा इलाका कांप जाया करता था, अचानक जैसे टूट कर बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। उनकी उंगलियां उनकी पगड़ी को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे वो उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हों, और उनकी आवाज जो हमेशा आदेश देने की आदी थी, इस बार कांप रही थी। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं बारात आने में, और यहां एक दाना तक नहीं पका। उनकी आवाज में ऐसा डर था जो किसी पिता के दिल से निकलता है जब उसे अपनी बेटी की शादी टूटने का डर सताने लगे। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि ये सिर्फ खाना बनने की चिंता नहीं है, ये उनकी इज्जत, उनकी पगड़ी और उनकी सालों की बनाई हुई प्रतिष्ठा के डूब जाने का डर है। उन्होंने कांपती आवाज में आगे कहा, 500 लोगों की बारात रास्ते में है, और वो केटरर उस सारा पैसा लेकर भाग गया। किसी को नहीं पता वो कहां गया। उनकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगी थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका आत्मविश्वास भी टूट रहा हो। आज मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। ये कहते ही उन्होंने सिर झुका लिया, और पहली बार उस मजबूत आदमी के चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दिया जो उन्होंने शायद खुद भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। आंगन में खड़ी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। किसी के चेहरे पर घबराहट थी, किसी की आंखों में आंसू, और किसी के होंठ बुदबुदा रहे थे। अब क्या होगा? वहीं ऊपर कमरे में लाल जोड़े में सजी दुल्हन छोटी आईने के सामने बैठी थी, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि नीचे से आती आवाजों में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में अजीब सा डर भर रहा था। उसने धीरे से अपनी मां से पूछा, मां, नीचे सब ठीक है ना? इतनी खामोशी क्यों है? उसकी मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठ कांप गए, और उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। नीचे आंगन में माहौल और भारी होता जा रहा था। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाई दी, बापूजी, खाना बन सकता है। ये आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था जिसने पूरे आंगन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबकी नजरें एक साथ उस दिशा में मुड़ गईं, और वहां खड़ी थीं राधिका, सूती साड़ी पहने, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे डर नहीं बल्कि समाधान दिख रहा हो। वीरेंद्र ठाकुर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तू बनाएगी 500 लोगों का खाना? ये सवाल नहीं था, ये चुनौती थी। लेकिन राधिका ने बिना नजर झुकाए जवाब दिया, हाँ, अगर अभी से शुरू करें तो 3 घंटे में खाना बन जाएगा। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये पहली बार था जब इस घर की एक बहू ने इतने बड़े फैसले के सामने खुद को खड़ा किया था।
आंगन में छाया हुआ सन्नाटा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि वीरेंद्र ठाकुर के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उनकी आंखों में डर अब गुस्से में बदलने लगा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस बात को उन्होंने सालों तक छुपा कर रखा, आज वही बात उनके सामने खड़ी होकर उन्हें चुनौती दे रही है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और गुस्से में पास पड़ी पीतल की थाली को इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। थाली के टकराने की वो आवाज जैसे किसी तूफान की शुरुआत थी, और अगले ही पल उन्होंने गुस्से में पास रखे एलपीजी सिलेंडर को जोर से लात मार दी। सिलेंडर थोड़ी दूरी तक घिसटता हुआ जमीन पर घूम गया और उस भारी आवाज से आसपास खड़ी औरतें डरकर पीछे हट गईं। किसी ने पल्लू मुंह पर रख लिया तो कोई कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगी। वीरेंद्र ठाकुर की सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना चमक रहा था और उनकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। मेरे घर की बहुएं हलवाइयों की तरह भट्टी के आगे नहीं खड़ी होती। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें वो डर भी छिपा था जिसे वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन राधिका पीछे नहीं हटी। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, आज सवाल उसूलों का नहीं है बापूजी, छोटी की जिंदगी का है। यह सुनते ही आंगन में खड़े हर आदमी और हर औरत का दिल जैसे एक पल को रुक गया। ऊपर कमरे में बैठी छोटी ने नीचे से आती ऊंची आवाजें सुनी। उसके हाथों में पड़ी चूड़ियां हल्के हल्के कांपने लगीं। उसने आईने में खुद को देखा और उसकी आंखों में डर साफ उतर आया। अगर खाना नहीं बना तो क्या बारात लौट जाएगी? उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। नीचे आंगन में वीरेंद्र ठाकुर अब बेकाबू हो चुके थे। अभय, इसे यहां से ले जा, अभी के अभी। अभय ने डरते हुए राधिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं था, सिर्फ जिद थी। आप लोग माफी मांग लेंगे, लेकिन छोटी जिंदगी भर ताने सुनेगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में ताकत थी। और तभी उस क्षण में राधिका के दिमाग में एक पुरानी तस्वीर कौंध गई। वो समय जब राधिका सिर्फ 8 साल की थी। रात का अंधेरा था और हाईवे के किनारे बने छोटे से ढाबे के सामने ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। भट्ठी के सामने खड़े उसके पिता गोपाल बिना रुके कढ़ाई चला रहे थे। उनके माथे से पसीना टपक कर सीधे जलती हुई भट्ठी पर गिर रहा था, और हर बार पसीने की वो बूंद भट्ठी से टकराकर ऐसे सुलगती थी जैसे कोई नई आग पैदा हो रही हो। छोटी सी राधिका कोने में बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरे पर मासूमियत। एक दिन उसने डरते हुए पूछा था, बाबा, ये भट्ठी इतनी गर्म क्यों होती है? गोपाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, भट्ठी सिर्फ आग नहीं होती, इसमें रोटी के साथ इज्जत भी पकती है। उस दिन पहली बार उन्होंने राधिका को आटा गूंथना सिखाया था, और जब उसने पहली बार कढ़ाई के पास जाकर पूड़ी डालने की कोशिश की थी तो गर्म तेल की एक बूंद उसके हाथ पर गिर गई थी। राधिका दर्द से चीख उठी थी, लेकिन उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, डरना मत, जिस दिन इस आग से डर गई उस दिन जिंदगी से हार जाएगी। राधिका की आंखों में वही पुरानी याद चमक उठी और उसके चेहरे पर एक नई हिम्मत उतर आई। उसने अचानक अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोंस लिया, जैसे किसी युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही हो। आंगन में खड़ी औरतें उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी बहू को इस तरह खड़े होते देखा था। राधिका ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज ठाकुरों की इज्जत ठाकुरों के घर की औरतें ही बचाएंगी। ये सुनते ही आंगन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले माँ जी आगे बढ़ीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में साहस छलक रहा था। ला बहू, बता क्या करना है। उनकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी बेटी के लिए चिंता थी। फिर ताई आईं, फिर काकी। धीरे धीरे एक एक करके औरतें आगे आने लगीं। उनकी चूड़ियों की खनक अब डर की आवाज नहीं थी, वो साहस की आवाज बन चुकी थी। राधिका ने बिना समय गवाए पहली कढ़ाई उठाई और सिलेंडर का नॉब घुमाया। उसके हाथ हल्के कांपे जरूर, लेकिन रुके नहीं, और अगले ही पल उसने माचिस जलाई। छोटी सी लौ उठी और उसी क्षण भट्टी में पहली आग जल उठी। नीली लपट ऊपर उठी, जैसे किसी ने उम्मीद की पहली किरण जला दी हो, और उसी समय दूर से ढोल की आवाज पहले से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। बारात अब करीब आ चुकी थी। भट्टी में जली हुई पहली लौ जैसे ही ऊपर उठी, उसी पल पूरे आंगन में एक नई हलचल शुरू हो गई,
क्योंकि अब ये सिर्फ खाना बनाने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उस जंग की शुरुआत थी जिसमें एक तरफ समय था, समाज था और पूरे खानदान की इज्जत थी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक बहू की हिम्मत। राधिका ने कढ़ाई को भट्टी पर मजबूती से टिकाया, और जैसे ही उसने उसमें तेल डाला, गरम तेल की पहली छन छन की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। वो आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी, क्योंकि उस आवाज में उम्मीद छिपी हुई थी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर कहा, ताई, पूड़ियों के लिए आटा तैयार करिए, जल्दी, समय बहुत कम है। ताई, जिनके हाथ अभी तक डर से कांप रहे थे, अब तेजी से आटे की परात के पास बैठ गईं। उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां ऊपर खिसकाईं और पूरी ताकत से आटा गूंथना शुरू कर दिया। काकी, आप रायते के लिए दही फेंटिए, और मां जी, आप दाल चढ़ा दीजिए। राधिका की आवाज में अब घबराहट नहीं थी, उसमें आदेश देने वाली दृढ़ता थी। धीरे धीरे पूरे आंगन का माहौल बदलने लगा। जहां कुछ देर पहले सन्नाटा था, अब वहां काम की आवाजें गूंजने लगीं। चूड़ियों की खनक, परात में आटा गूंथने की आवाज और भट्टी में जलती आग की लपटों की सरसराहट। लेकिन तभी आंगन के बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। बापूजी, बारात गांव के मोड़ तक पहुंच गई है। ये सुनते ही वीरेंद्र ठाकुर का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उन्होंने घबराकर आंगन के बाहर की ओर देखा। दूर से आती ढोल की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। हर ढोल की थाप उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उनके मन में एक ही डर बार बार घूम रहा था, अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा। उधर ऊपर कमरे में बैठी छोटी ने भी ढोल की आवाज सुन ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी शादी टूट जाएगी क्या? उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उनके अपने हाथ भी कांप रहे थे। नीचे आंगन में राधिका पूरी तेजी से काम में जुटी हुई थी। उसने पहली पूड़ी तेल में डाली, और जैसे ही पूड़ी फूलकर ऊपर आई, उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक दिखाई दी। लेकिन समय तेजी से भाग रहा था। तेल की छन छन, आटे की थप थप और दाल के उबलने की आवाजें मिलकर जैसे एक जंग का माहौल बना रही थी। हर औरत अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थी। पसीना सबके चेहरों से बह रहा था, लेकिन किसी के हाथ नहीं रुक रहे थे। उसी समय एक नौकर फिर दौड़ता हुआ आया। बापूजी, बारात दरवाजे तक आ गई। ये सुनते ही वीरेंद्र ठाकुर के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उन्होंने अपनी पगड़ी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उनके सीने पर बोझ बन रहा हो। दरवाजे के बाहर बारात खड़ी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाराती नाच रहे थे, लेकिन वीरेंद्र ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान लाना अब सबसे कठिन काम था। उन्होंने जैसे तैसे मुस्कुराने की कोशिश की और समधी जी का स्वागत किया। उधर अंदर राधिका और बाकी औरतें बिना रुके काम कर रही थीं। अब तक दाल उबलने लगी थी, पूड़ियों का ढेर बढ़ने लगा था और कढ़ाई में पनीर की खुशबू फैलने लगी थी। पूरा माहौल अब मेहनत की खुशबू से भर चुका था। लेकिन तभी समधी जी अचानक किचन की ओर बढ़ने लगे। भवानी जी, हमें उस कारीगर से मिलना है जिसने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। वीरेंद्र ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। वो अभी बाहर गया है। लेकिन समधी जी नहीं माने और सीधे किचन की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी नजर सीधे राधिका पर पड़ी। सूती साड़ी में, माथे पर पसीना, हाथ में कढ़ाई और चेहरे पर दृढ़ता। कुछ पल के लिए पूरा किचन बिल्कुल शांत हो गया। समधी जी ने धीरे से पूछा, ये सब तुमने बनाया है? राधिका ने बिना नजर झुकाए जवाब दिया, जी हां। वीरेंद्र ठाकुर की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लगा जैसे अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी समधी जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने पूड़ी उठाई, उसे चखा और कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ये स्वाद मैंने पहले भी चखा है। सभी की नजरें उनकी ओर टिक गईं। उन्होंने आगे कहा, यह स्वाद हाईवे वाले गोपाल ढाबे जैसा है। यह सुनते ही राधिका की आंखों में हल्की चमक आई। उसने गर्व से कहा, जी, क्योंकि मैं उसी गोपाल की बेटी हूं। यह सुनते ही वीरेंद्र ठाकुर का सिर झुक गया। कुछ पल तक पूरा आंगन बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक वीरेंद्र ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी और राधिका के सामने झुक गए। उनकी आवाज भर्रा गई थी, तूने मेरे उसूल नहीं तोड़े बेटी, तूने मेरे अहंकार की चिता जला दी।
ये कहते हुए उन्होंने पहली बार अपनी बहू को गले से लगा लिया। आंगन में खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। उसी समय भट्टी के सामने खड़े वीरेंद्र ठाकुर ने एक रोटी उठाई और मुस्कुलाकर बोले, आज रोटियां तू नहीं, मैं सेकूंगा। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले और उसी समय दूर से विदाई की शहनाई बजने लगी। आज सिर्फ एक शादी नहीं हुई थी, आज एक अहंकार टूटा था और मेहनत फिर एक बार जीत गई थी।